नमस्कार दोस्तों हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक वित्त विधेयक पेश किया है साल 2026 के लिए। और ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। इस विधेयक को इस बार कुछ संशोधनों के साथ पेश किया गया था और इस विधेयक में कुछ इस प्रकार से संशोधन किए गए हैं कि अब सरकार जो इनकम टैक्स से संबंधित जो फाइलें हैं उन्हें आयकर विभाग अब खोल सकता है। इस प्रकार से इसमें कुछ संशोधनों के साथ इसे पेश किया है जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो चुका है। इसके साथ ही इस विधेयक पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, उनके द्वारा बताया गया है कि उत्पाद शुल्क में कुछ कटौती की गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो बर्डन है वो अब जनता के ऊपर, नागरिकों के ऊपर नहीं पड़ेगा। जबकि विपक्ष के द्वारा इस पर कटाक्ष भी किया गया है। विपक्ष के द्वारा कहा गया है कि ये सरकार अब एक नई नीति जो है फॉलो कर रही है आने वाले चुनावों के लिए, तो इस प्रकार से इसे क्रिटिसाइज भी किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार जो वित्त विधेयक साल 2026 है उसमें क्या स्पेशल किया गया है। एंड इसके अलावा हाल ही में जिस प्रकार से वित्त मंत्री ने बताया कि उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है, तो अब पेट्रोल डीजल के दामों में किस प्रकार से क्या स्थिति है, उन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो वित्त विधेयक साल 2026 को बुधवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया है और इस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। और वित्त विधेयक के जो प्रमुख संशोधन है उनके तहत इनकम टैक्स विभाग किसी टैक्स मूल्यांकन से जुड़ी जो फाइलें हैं उन फाइलों को दोबारा से मूल्यांकन के लिए खोल सकता है। इस प्रकार से इस विधेयक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये अलग से राइट दे दिया गया है। इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें भारी कटौती की बात की गई है। सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क यानी जो एक्साइज ड्यूटी लगता था उसे 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कटौती कर दी गई है। पहले ये जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 13 रुपये लगती थी, जो अब 10 रुपये कम करके 3 रुपये रह गई है। इसके अलावा डीजल में भी इसमें 10 रुपये कटौती की गई है, जो अब पूरी तरह हट गया है। अब ये जो है डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के तौर पर सिर्फ और सिर्फ 0 हो गया है। इसके अलावा यह कटौती बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के तत्काल प्रभाव से लागू की गई है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई उछाल 70 से $122 जो प्रति बैरल के हिसाब से जिस प्रकार से कीमतें बढ़ी हैं उसका बोझ जनता के ऊपर ना पड़े। इस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा ये एंश्योर किया गया है। इसके अलावा पश्चिम एशिया संकट और हार्मुज जलमंडल मध्य में व्यवधान के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में 30 से 50% तक बढ़ी है। इसके अलावा भारत में ये जो खुदरा कीमतें हैं वो आज भी स्थिर बनी हुई है। यानी जिस प्रकार से स्टेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया गया था पश्चिम एशिया संकट के कारण, तो उस स्थिति में अब यहाँ पर भारत में तो जो कीमतें हैं वो सरकार के द्वारा मैनेज की जा रही हैं, लेकिन अन्य देशों में वैश्विक स्तर पर जो ऑयल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई देखी गई हैं। राजकोषीय घाटे के प्रबंधन की बात करें तो सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3% पर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि उत्पाद शुल्क कुल जो कर है उसका 10% से भी कम है, इसीलिए इसकी भरपाई गैर जो कर राजस्व है, इसके अलावा विकास आधारित जो खर्चे हैं उनको प्राथमिकता देकर की जाएगी। पारदर्शिता और इसके अलावा अतिरिक्त संसाधनों का जो उनका जुटा करके सरकार और इसको अब इस तरीके से सरकार जो है मुख्य रणनीति अपनाने जा रही है। यानी सरकार के द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए जो राजकोषीय घाटा रखने वाली है सरकार, वो जीडीपी का 4.3% रखेगी। और सरकार ने बताया कि जिस प्रकार से उत्पाद शुल्क राजस्व का 10% से भी कम है, इसलिए अब इसे जो गैर राजस्व जो और इसके अलावा विकास आधारित जो खर्चे हैं उनको प्राथमिकता देकर सरकार इसे भरपाई इसकी करने वाली है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत में जिस प्रकार से हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा जो भाषण दिया गया था, तो उस भाषण के बाद भारत में इस प्रकार से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भारत में लॉकडाउन लगने वाला है। तो इस प्रकार की सभी अफवाहों पर ध्यान ना दें, लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है, इस प्रकार से उनके द्वारा क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने राजनेताओं को इस तरह की आधारहीन और भ्रामक अफवाहें फैलाने से बचने की सलाह दी है। यानी उनके द्वारा पहले तो बताया गया कि 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कटौती की गई है, और इस प्रकार से इनके द्वारा बताया गया कि सभी को सलाह दी जाती है कि इस प्रकार से कोई भी आधारहीन जो खबरें हैं वो ना फैलाएं और इस प्रकार से कोई भी अफवाह ना फैलाएं, ताकि देश के अंदर
कोई हलचल बेमतलब पैदा ना हो। इसके अलावा यूनियन जो पेट्रोल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा भी बताया गया है कि भारत लगातार जो ऑयल के प्राइसेस हैं उन्हें फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, जनता के ऊपर कोई इसका बर्डन ना आए उसे भी कोशिश कर रहा है। एंड इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप के अंदर भारत जो है इस प्रकार से सभी को मैनेज करता हुआ जा रहा है। और जिस प्रकार से ये लॉकडाउन लगाने की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो अफवाहें निराधार हैं, इन पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। इसके अलावा आयकर नियमों और एमएसएमई के लिए राहत की बात करें तो वित्त विधेयक साल 2026 के अनुसार आयकर विभाग अब पुरानी फाइलों को मूल्यांकन के लिए खोल सकेगा। और यदि किसी अदालत या ट्रिब्यूनल के फैसले में ऐसे तथ्य सामने आते हैं यानी आवश्यकता पड़ी तो अब आयकर जो विभाग है वो अदालत या ट्रिब्यूनल के फैसलों के अनुसार अपना जो पुरानी फाइलें हैं उन्हें मूल्यांकन के लिए दोबारा से खोल सकेगा। और ये जो बदलाव है मुख्य रूप से बड़ी जो कंपनियां हैं, ट्रस्ट हैं, उन्हें प्रभावित करेगा। आम जो टैक्स पेयर्स हैं, करदाता हैं, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तकनीकी गलतियों के कारण एमएसएमई और यही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है उन पर जो लगने वाले जुर्माने थे, सजा थी, उसमें भी राहत दी गई है। यानी टेक्निकल जो ग्लिच आते थे उनके कारण गलतियां हो जाती थी, उन गलतियों के कारण एमएसएमईज के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था, जो जुर्माने लगाए जाते थे, जो अब वो कहीं ना कहीं अब इसमें कमी कर दी गई है। अब ऐसा नहीं होगा, इसमें राहत दे दी गई है। इसके अलावा वैश्विक कर्ज और भारत की स्थिति की बात करें तो भारत का कुल कर्ज राज्यों के कर्ज को मिला करके जीडीपी का टोटल का जो है 83% है, जो कई विकसित देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। तुलनात्मक रूप से जापान का कर्ज देखा जाए तो 250% है। इसके अलावा अमेरिका का कर्ज देखा जाए तो 124% है और चीन का कर्ज देखा जाए तो ये 88% है। कोरोना काल में 9.3% तक पहुंचा राजकोषीय घाटा, अब घट करके 4.3% के अनुमान पर पहुंच गया है। यानी भारत के द्वारा बताया गया संसद में कि जिस प्रकार से भारत लगातार मैनेज कर रहा है वैश्विक कर्ज की स्थिति में अपने आप को देखा जाए तो कई ऐसे विकसित देश हैं जिनकी तुलना में भारत का जो कर्ज है वो जीडीपी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जो है कम है। अन्य देशों का काफ़ी ज़्यादा है लेकिन भारत का अब भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके अलावा इस पर विपक्षी दलों के द्वारा चिंताएं और आरोप भी लगाए गए हैं सरकार के ऊपर। विपक्षी सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वहां काम करने वाले जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा को लेकर और उनके भविष्य को लेकर चिंताएं जताई, जो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन क्वेश्चन है क्योंकि जो विदेशों के अंदर जो भारतीय काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा भी भारत की जिम्मेदारी है और उनका भविष्य भी भारत की जिम्मेदारी है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने उत्पाद शुल्क में कटौती को आगामी 4 जो राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनके लिए प्रेरित बताया है। यानी कटाक्ष भी किया कि ये जो कटौती की गई है उत्पाद शुल्क में वो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनकी वजह से की गई है, नहीं तो सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करती। इसके अलावा जो डीएमके है उसने देश भर की एलपीजी भंडारण क्षमता जो केवल उनके द्वारा 3 से 4 सप्ताह की बताई उस पर सवाल उठाए और ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में विफलता बताई। सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जो है ऊर्जा स्रोत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से ऊर्जा जो कलेक्ट नहीं कर पा रही है, अलग अलग जगहों से नहीं खरीद पा रही है। इसके अलावा माकपा जो सीपीआईएम है उन्होंने एलपीजी की कालाबाजारी और आपूर्ति का जो मुद्दा है वो उठाया और सरकार की विफलता पर सवाल उठाए। तो इस प्रकार से विपक्ष लगातार कोशिश करता रहता है सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए ताकि सरकार अच्छे तरीके से लगातार एक सही वे में काम करे, सरकार अपना जो है डोमिनेंस ना फैलाए, जो है किसी प्रकार से कोई अपना दबाव और तानाशाही दिखाने की कोशिश ना करे। विपक्ष मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, तो इसी वजह से कहीं न कहीं विपक्ष लगातार अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है। एंड जिस प्रकार से अब ये जो विधेयक है वो पेश किया गया है और अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इनकम टैक्स की जो फाइलें हैं अगर किसी ट्रिब्यूनल या किसी अदालत का फैसला आता है तो वो पुरानी फाइलों को खोल सकता है। इसके अलावा इसमें और भी संशोधन किए गए हैं और सरकार के द्वारा काफ़ी रियायतें भी दी गई हैं जो आने वाले टाइम में अब हमें देखने को मिलेंगी। एंड अब एक छोटा सवाल है, इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, वित्त विधेयक और हालिया राजकोषीय घोषणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हमने अभी हाल ही में ये जो खबर पढ़ी है उस खबर पर ही आधारित एक सवाल है जो सिविल सर्विस लेवल का है। इसमें विकल्प ये है आपके पास, आयकर विभाग किसी कर मूल्यांकन से जुड़ी पुरानी फाइलों को फिर से खोल सकता है यदि किसी अदालत या ट्रिब्यूनल के फैसले में प्राप्त तथ्यों के आधार पर उसकी जांच की आवश्यकता हो। विकल्प बी आपके पास, सरकार ने पेट्रोल और डीजल
दोनों पर जो है उत्पाद शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी है, उसे घटा करके शून्य कर दिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता से बचा जा सके। विकल्प सी आपके पास एमएसएमई को तकनीकी गलतियों के कारण लगने वाले दंड और सजा से वैधानिक राहत प्रदान की गई है। विकल्प डी आपके पास आगामी वित्त वर्ष के लिए भारत का अनुमानित राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट है वो जीडीपी के 4.3% पर लक्षित किया गया है। और उपरोक्त कथनों में से क्या सही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वे आपके पास ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल बी है आपके पास केवल 1, 3 और 4 सही है, और विकल्प सी आपके पास केवल 2 और 4 सही है। विकल्प डी आपके पास 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।